बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल हम लोगों के सामने दिया है, एक ग्राफिकल सवाल है मोशन इन वन डायमेंशन का। इसमें एट टी इक्वल्स टू जीरो लिखा जा रहा है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसके बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी is zero and moves along a straight line whose acceleration time graph is shown below। अच्छा ठीक है, convert this graph into velocity time graph। तो अभी मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उससे वेलोसिटी निकालनी है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेचर अगर मैं देखूं तो नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा होगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, विद सम इंटरसेप्ट्स। क्लियर है? जैसे अगर मेरे पास एक्सेलरेशन अगर मेरे को दिया हुआ है सम कांस्टेंट, मान लेते हैं सम कांस्टेंट दिया है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, dv बाई dt इज कांस्टेंट। इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dv ऐसा कांस्टेंट टाइम्स dt। इसको जैसे इंटीग्रेट किया जाएगा v क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, टाइम्स t प्लस सम अनदर कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास। तो उसको अपन ऐसा लिख लेते हैं at प्लस b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या कर्व का नेचर हम लोगों का डिसाइड हो गया क्या, vt कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये, vt कर्व इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। पहले तो ये बात डिसाइड हो जाती है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, बाय ग्राफ, गिवन ग्राफ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हर जगह देखो ना उसी टाइप का कर्व है, एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट टाइप का कर्व है। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाने के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पता करनी थी वो तो मेरे को पता चल गई कि कर्व कैसा, नेचर जो कर्व का होगा at प्लस बी टाइप का होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस बनेगी। तो वेलोसिटी टाइम कर्व तुम बनाओगे कैसे, अब देखो जीरो से लेकर 4 सेकंड तक, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 4 सेकंड तक मामला कैसे चला है। t इक्वल टू जीरो पर एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो स्लोप अपने पास कैसी आई हुई है, यहाँ देखो ये स्लोप का अपने पास कर्व बना हुआ है ऑलरेडी। ये क्या है, अपने पास स्लोप का कर्व बना हुआ है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज कांस्टेंट। तो ऐसा तुम्हारे पास कब आएगा, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब वो जो लाइन रहेगी मेरे पास एक्यूट एंगल बनाएगी, और स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी है ही। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो मैं कैसे उसको लिखूंगा, यहाँ देखो स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन रहेगी मेरे पास ए से बी, ठीक है, वो कुछ ऐसा मामला बनेगा। यहाँ पर देखो अगर कर्व मेरे पास ऐसा रहता है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन रहती तो इसमें स्लोप कांस्टेंट और स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा मेरे पास मामला बनता। अच्छा, अब बी पॉइंट पर क्या हुआ है, देखो एक एब्रप्ट चेंज आया है एक्सेलरेशन में, ये देख रहे हो, बी पॉइंट पर एक एब्रप्ट चेंज है एक्सेलरेशन में। एट बी एक्सेलरेशन इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है, देयरफॉर इन वीटी कर्व वी, सॉरी बी हैज टू बी अ शार्प पॉइंट। बी हैज टू बी अ शार्प पॉइंट। अच्छा, अब देखो बी से आगे, ये मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को बी बोल देता हूँ, इसको बी डैश बोल लेते हैं, ठीक है, इसको सी बोल लेते हैं ऐसा। तो बी से सी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब व्हाट, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज कांस्टेंट। अब यहां पर देखो +5 था ऊपर, यानी स्लोप जो कांस्टेंट है यहां पर कितना है, +5, और यहां पर जो स्लोप कांस्टेंट है दैट इज -5। स्लोप सिमेट्रिकल है, स्लोप नेगेटिव है और स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब फोटो कैसी रही होगी, एक ऐसी लाइन जिसका यहाँ पर शार्प पॉइंट तो होगा, जिसका स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऐसा है ना। बी से सी इसको बोल लेते हैं,
अब बी से सी अगर तुम देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, और स्लोप कांस्टेंट है। समझ गए क्या? ऐसा। तो बी से सी वाला मामला ये बनेगा। अब ये जो लाइन है, ए से बी वाली जो लाइन है और बी से सी वाली जो लाइन है, दोनों की स्लोप बराबर है। तो एकदम कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बी। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। तो ये मेरा 80 टाइम 80 सॉरी वीटी कर्व मेरे पास आ जाता है। बट खाली ऐसा रफ स्केच बना देने से नहीं चलेगा, तुमको एक्चुअल में बताना पड़ेगा कि ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला कौन सी वेलोसिटी है, ये वाला सी पर है ना कौन सा टाइम है, ये सब तुमको बताना पड़ेगा। तो ए से ये वाली जो वेलोसिटी है उसको तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो एक्सेलरेशन उसका कैसे चला, टी इक्वल टू 0 से उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और 4 सेकंड तक वो वस्तु कैसे चली है। इनिशियल मोमेंट पर तुमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज 0, ठीक है क्या? तो एक्सेलरेशन जिस पार्टिकल का 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का रहेगा और 4 सेकंड तक वो चलेगा, तो उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी से तुम उसकी फाइनल स्पीड निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? फ्रॉम ए टू बी, A to B, initial speed is 0, acceleration is what? Plus 5. Therefore, V will become what? और टाइम कितना जा रहा है अपना? T बराबर 4 जा रहा है। तो V will become what? U plus AT, फर्स्ट इक्वेशन। तो उससे V की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है अपने पास? 20। यहाँ अपने पास कितना है? 0। V के नीचे ऐसा लिखना चाहिए तुमको, इन मीटर पर सेकंड। ऐसा। मैं तुमको बता दूं कि ये सवाल अगर जो लोग बोर्ड्स में, जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर्स, मैं स्कूल टीचर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्कूल टीचर्स का वर्क एथिक वगैरह मुझसे भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है क्या? वो लोग बहुत मेहनती भी होते हैं, अच्छा दम लगा के काम करते हैं, और स्कूल टीचर से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, तुमने भी बहुत कुछ सीखा है, ठीक है क्या? आगे भी सीखोगे। अब जो कॉलेज में जब तुम जाओगे तो वहां भी तो तुमको स्कूल टीचर्स ही मिलेंगे, कॉलेज टीचर्स बस उनका नाम हो जाएगा। तो उनके अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमको दावे से बोल सकता हूँ, अगर ये सेम सवाल ग्राफ बनाने वाला भी ऐसा टुच्चा सा सवाल अगर किसी स्कूल टीचर को भी अगर दे दिया जाए ना, 10 में 5 लोग फेल हो जाएंगे, बता रहा हूँ। 5 से 6 7 लोग फेल हो जाएंगे। ये स्कूल लेवल, मतलब तुम सोच नहीं सकते स्कूल लेवल में इतना झंडूगिरी है कि ये तक सवाल स्कूल लेवल के हिसाब से एकदम ऐसा है कि अरे ये कितना कठिन सवाल है करके ऐसा। इस सवाल को बनाने में क्या गया है, ग्राफ खींचने में क्या गया है अपना? सोचो ये स्कूल लेवल के हिसाब से एक अच्छा खासा कठिन सवाल माना जाएगा, अच्छा खासा कठिन सवाल माना जाएगा। इनफैक्ट स्कूल टीचर्स 10 में 70% लोग, मतलब 10 में 7 लोग इसमें लटक जाएंगे। खैर, अब यहाँ देखो, आगे अपने को टाइम कैलकुलेट करना है जब उस पार्टिकल की स्पीड वापस से 0 हो रही है। तो 0 क्यों हो रही है? देखो, क्योंकि कर्व इतना सिमेट्रिकल है, मैं ऐसा पक्का बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड तक एक्चुअल में उस पार्टिकल की जो स्पीड आई 20 मीटर पर सेकंड, अगले 4 सेकंड में वही सेम एक्सेलरेशन उसका रहा है, तो जाहिर सी बात है 0 भी हो जाएगी। तो ये 8 सेकंड वाला ही जो टाइम है उसमें उसकी स्पीड मेरे को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो, ये 4 सेकंड वाला ये है और ये 8 सेकंड वाला होगा। 8 सेकंड पर अगर तुम देखो t इक्वल टू 4 पर उस पार्टिकल की स्पीड जो है कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, फ्रॉम बी टू सी, लेकिन कर्व की सिमेट्री पर मेरे को पूरा भरोसा है। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 20, टी इक्वल्स टू हो गया 4, एक्सेलरेशन हो गया -5। इससे अच्छा टी अपने को निकालना है, सॉरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपने पास आ रही है 0, तो इससे अपने को टी निकालना है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर मैं अप्लाई अगर करता हूँ तो इससे मेरे पास टाइम कितना आ जाता है? टाइम मेरे पास आ जाता है 0 - 20 डिवाइडेड बाय -5। तो ये आ जाता है मेरे पास +4 सेकंड्स। इसका मतलब अगले 4 सेकंड में उस पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी। अगले 4 सेकंड, इसका मतलब t इक्वल्स टू 8। एकदम सही कर्व मैंने बना लिया है। क्या बोलते हो? एकदम सही फोटो अपन ने बना ली है। ऐसा अपना कर्व बनेगा, वेलोसिटी टाइम कर्व इज रेडी। अच्छा, इसके आगे देखते हैं सवाल में। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए मेरे को। दिस इज अवर आंसर, वेलोसिटी टाइम कर्व इज रेडी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो आगे देखो, सवाल काफी लंबा है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी अटेन्ड, ठीक है, ग्राफ से एकदम तुरंत दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। दिस विल बी आवर मैक्स वेलोसिटी आंसर।
क्या बोलते हैं? अच्छा, एट टी इक्वल टू 4, समझ गए? एट टी इक्वल टू 4 मैक्सिमम वेलोसिटी हैज बीन अचीव्ड, है ना, मैक्सिमम स्पीड हैज बीन अचीव्ड, ऐसा लिखना चाहिए तो फिर। अच्छा, अभी पक्का है मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछेगा वो, ये देखो पूछ ही दिया उसने। ऑल्सो फाइंड फ्रॉम द वीटी ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बहुत अच्छा सवाल है। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, फ्रॉम टी इक्वल्स टू 2 टू टी इक्वल्स टू 6। तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समान ही आए, वैसे तो इस केस में समान आ जाएगा। ये साला उतना अच्छा सवाल नहीं है, जैसे इससे अच्छा सवाल मैं क्रिएट करके दे सकता हूँ तुमको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैंने ऐसा कर दिया रहता ना, मजा आ गई रहती। यहाँ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अच्छा सवाल उसको बोला जाता है, ये तो वैसे खैर लट्टू सवाल निकला। अच्छा सवाल इसको बोला जाता है ऐसा। इस टाइप का अगर कोई कर्व रहता ना तुम्हारे पास, तब आती मजा। तो यहाँ से यहाँ तक का जब तुम एरिया निकालते तो वो एक पॉजिटिव एरिया आता, फिर यहाँ से यहाँ तक का जब तुम एरिया निकालते तो नेगेटिव एरिया आता। मानते पॉजिटिव एरिया आया तुम्हारे पास +100, नेगेटिव एरिया आया मानते -20, ऐसा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? +80। पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? ये होगा 120। तुम याद करो, ये चीज हम लोगों ने 9th में भी डिस्कशन की है। 9th में भी अगर तुमको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो 9th में भी स्टार्ट में जब तुम आए थे ना, बैठा था अपना सेशन हम लोगों ने शुरू किया था 9th का, तुम लोगों को याद होगा। ऑलमोस्ट मई का, अप्रैल मई का टाइम था वो, ठीक है। ठीक इसी पॉइंट से हम लोगों ने 9th की अपनी क्लास शुरू की थी, याद आ रहा है कुछ? एस चंद के वो पीछे वाले सवाल, अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट थी उसमें। फिर पेपर जब तुम देकर आए तो तुम बता रहे थे सर वो पेपर वालों ने तो यही पूछा बस, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट डिफाइन डिस्टेंस, ना तो कोई ग्राफ आया ना तो कोई न्यूमेरिकल आया, है ना। ऐसे ही तुम लोगों के वर्ड से कि सर 3 या 4 सवाल दिए गए थे, उसमें उसने पूछा डिफाइन डिस्टेंस डिफाइन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टाइप के सवाल थे। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, ये वाला मेरे को सवाल याद है तुम लोगों को आया था, ये मेरे को अच्छे से याद है, तुम्हें आया था सवाल, तुम ही लोगों ने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी आई थी करके डिफाइन करो एवरेज वेलोसिटी, समझे? खैर, तो ये चीज लेकिन हम लोगों ने 9th में भी डिस्कशन की है, याद होगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, खैर, तब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया रहता है। अभी तो खैर इन चीजों को हटा लेते हैं, इसका भी कोई मतलब है नहीं। तो अभी ये महाशय, अभी क्योंकि पूरा एरिया ऊपर की तरफ है, पूरा एरिया एक्चुअली ऊपर की तरफ है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 0 से लेकर 8 सेकंड तक कितना है, एरिया अंडर द कर्व निकालो धाए से। कैसे निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व? ट्रायंगल तो है अपने पास, डायमेंशंस भी है सारे के सारे, इससे टुच्चा सवाल तो हो नहीं सकता। ये तो इससे टुच्चा सवाल तो हो ही नहीं सकता। एरिया अंडर द कर्व धाए से निकालो। बेस कितना हो गया? 8 हो गया बेस, 0 से 8, बेस हो गया 8। हाइट कितनी है अपने पास? हाइट है 20, तो 20 इंटू 8 आधा कर लेंगे उसका, हो जाएगा 80। सर ये नहीं करना, क्या बोल रहे हैं? 2 से 6 सेकंड के बीच में निकालना है। अबे ऐसा क्या? 2 से 6 के बीच में निकालना है सालो? ओके, तो भी यार टुच्चा सवाल तो टुच्चा ही रहेगा। यहाँ देखो 2 से 6 के बीच में, अबे साला 2 से, अच्छा यार अब मेरे को इसमें वो 2 पर निकालना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी है करके, एरिया अगर निकालना है तो 2 से 6, तो ये तो आ रहा है अपने पास t इक्वल टू 2 पर उसकी स्पीड कितनी आएगी? 5 से चल रहा है, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगी, जाहिर सी बात है। ये हो गया 10। तो अब एरिया कैसे निकालोगे? ये काम 9th में किया है कि नहीं किया है एरिया वाला? तो 2 से 6 ये दूरी हो गई, एक रेक्टेंगल है, ये हो गया 4 और ये हो गया 10। तो 4 इंटू 10, ये एरिया आ जाता है अपने पास कितना? 40, ठीक है क्या? 40 आ जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। हम्म पर मेरे पास जो आंसर लिखा है वो 60 लिखा हुआ है यार, आंसर मेरे पास 60 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे भाई? सर शुरुआत में 60 मेरा भी आया था, लेकिन उसमें एक गलती था। वो अगर आप 0 से 2 को भी काउंट करेंगे तब 60 आएगा, उसके बिना 60 नहीं आएगा। अरे मेरे पास आंसर 60 लिखा हुआ है, आंसर तो मेरे पास गलत सलत लिखे नहीं हुए हैं वैसे, आंसर यार 40 आ रहा है भाई।
सर है। ऊपर का ट्रायंगल भी आएगा ना? ओ माय गॉड, ये ऐसे मौकों पे कनिष्क की काम आता है साला, समझे क्या? ऐसे मौकों पे ही कनिष्क काम आता है, समझे? कनिष्क पूरे साल भर कभी काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे मौकों पर जरूर काम आता है, जब कभी तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना हो या फिर ऐसा, समझे? लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि रेगुलर एक इंसान जो सवाल ज्यादा सॉल्व करता है ना, उसका ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? आउट ऑफ द बॉक्स मोमेंट कैसे रहते हैं? अगर मान लेते 3 घंटे में कोई आउट ऑफ द बॉक्स मोमेंट आ भी गया तो एक या दो सवाल सॉल्व करोगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वाला इंटेलिजेंस अगर नहीं दिखा पाए और उसी के बेसिस पर अगर टिके हुए हो तो फिर बहुत बड़ा कैसा नुकसान भी हो सकता है। तो गलती यहाँ देखो हो रही थी वैसे, अगर 2 मिनट अगर तुम और रुक जाते ना तो मैं अपनी गलती पकड़ लिए रहता पक्का, क्योंकि मेरे को इस बात पे भरोसा है कि साला मेरा वो जो आंसर अपने को दिया हुआ है वो कैसे गलत नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, ये कुख्यात एरिया, जाहिर सी बात है कुख्यात एरिया कितना होगा फिर, ये पक्का साला 20 मीटर के 20 के इसकी बराबर इसकी वैल्यू आएगी, और आ भी रही है। यहाँ से यहाँ देखो, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई, 10 हो गई, इस ट्रायंगल की हाइट है 10, तो साले का बेस कितना है तुम्हारे पास, 4, तो 4 10 कितना होता है, 10 चौक 40 और उसका आधा हो गया 20, तो ये वाला एरिया हो जाता है 20 और ये वाला एरिया हो जाता है 20, ऐसा। यार बहुत अफसोस है यार, मेरे को बहुत अफसोस है कि ये मेरे से पहले साले तुम में से एक इंसान ने फोड़ दिया इसको, समझे क्या? ना अभी मैं हीरो बनने ही वाला था कि देखो तुमने ऊपर का एरिया छोड़ दिया, मिस कर दिया, ऐसा वैसा। अभी मैं हीरो बनने ही वाला था, 10 सेकंड अगर और हो जाते ना, 1 मिनट अगर और हो जाता, पक्का कैसा उसमें मैं हीरो बन गया रहता। एनीवेज, तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में और कुछ बोलने के लिए लायक कुछ और बचा नहीं है, और तो कुछ नहीं पूछ रहा है ना? ओके, टी इक्वल्स टू 2 से टी इक्वल्स टू 6 तक उसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर ही आएगा, बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला तो कोई मामला है ही नहीं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 मीटर्स, 60 मीटर्स विल बी द आंसर, ठीक है? यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है, फ्रॉम टी इक्वल्स टू 2 टू टी इक्वल्स टू 6, ठीक है? और यही उसका कैच पॉइंट था। खैर ये सवाल ऐसा सच कुछ ऐसा भारी फाड़ू नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पर ओवर हो जाता है।